जा रहे हैं। किसके लिए? युद्ध में रूस के सामने हमले झेलते राष्ट्रपति जेलेंस्की के भाषण के बाद ये तालियां बजी। लेकिन अब इस युद्ध के दौरान याद करिए बयान यूक्रेन के राष्ट्रपति का। There are many fake reports on the internet that I'm calling for my people to lay down their arms. Do not believe this. I am here. We will defend our country. We will use the weapons of this war to win this war. Words to that effect, because I've just got a very fast translation of this. But he reasserted, we will defend our land. And through the last night, right through to the early hours. जेलेंस्की ने हथियार ही मांगा। दुनिया के तमाम देश हथियारों की मदद भेजने भी लगे। इस तरह युद्ध ही तमाम आर्म्स डीलर के लिए मौका बन जाता है। पूरी दुनिया के आम लोगों को किसी भी युद्ध में सिर्फ ऐसे एक दूसरे के प्लेन को गिराने के वीडियो नजर आते हैं, लेकिन इसी धमाके में फलता है हथियार बेचने का व्यापार। कोरोना काल में जब दुनिया के तमाम कारोबार नीचे गिरे, तब भी हथियारों के कारोबार ने रॉकेट की तरह छलांग लगाई। कोरोना के विषम काल में भी टॉप 100 हथियार सप्लायर कंपनियों ने 40 लाख करोड़ रुपए का कारोबार दुनिया भर में किया। एक साल में 40 लाख करोड़ रुपए के हथियारों के बिजनेस में आधा यानी 20 लाख करोड़ से ज्यादा की कमाई सिर्फ अमेरिका की 41 आर्म्स डीलर कंपनियों ने की। साल 2020 में 4 लाख करोड़ रुपए के हथियारों की सबसे बड़ी सप्लायर अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन नाम की कंपनी थी। यह पैसा लिथुआनिया नाम के देश की जीडीपी से भी ज्यादा है। यानी युद्ध में जब कहीं भी आंसू गिरते हैं तो मुस्कुराता अमेरिका है, युद्ध में जब कहीं धमाका होता है तो खिलखिलाता अमेरिका है। 5 महीने पहले अक्टूबर की इन तस्वीरों को याद करना इसलिए जरूरी है जब बाइडेन ने मुलाकात करके यूक्रेन को रूस के खिलाफ उसकी संप्रभुता की रक्षा का भरोसा दिया था। The United States remains firmly committed to Ukraine's sovereignty and territorial integrity in the face of Russian aggression, and our support for Ukraine's Euro-Atlantic aspirations. अमेरिका से यूक्रेन को मिलते ऐसे ही आश्वासन के कारण पुतिन ने अपने देश के लिए खतरा माना और युद्ध यूक्रेन में छेड़ दिया। नतीजा है कि सैकड़ों लोग जहां दो देशों की लड़ाई में जान गंवा रहे हैं, वहां अमेरिका ही नहीं बल्कि जेलेंस्की की ताकत पर खुश होने वाले यूरोपीय यूनियन देशों का भी हथियारों का कारोबार चमकना तय है। क्योंकि 8 लाख करोड़ रुपए का हथियार तो साल 2020 में अकेले 26 यूरोपियन देशों से जुड़ी कंपनियों ने बेचे। ब्रिटेन की 7 हथियार बेचने वाली कंपनियों ने 2 लाख करोड़ रुपए के आर्म्स दुनिया भर में बेचकर अपनी दुकान कोरोना काल में चलाई है। जर्मनी की हथियार कंपनियों ने 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खेल इस कारोबार में किया है। इसीलिए तय मानिए यूक्रेन में चलता ये युद्ध भी अब फिर से हथियारों की सेल बढ़ाने का तरीका है, जहां सबसे बड़ा फायदा अमेरिका और अमेरिकी कंपनियों का होना है। इस बात का इतिहास भी गवाह है। यूक्रेन की राजधानी कीव से राजेश पवार के साथ गौरव सावंत, आज तक। आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी। इस रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि कैसे कुछ लोग इस युद्ध की विभीषिका में भी अपना फायदा देखते हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कीव के टावर हमले में 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है और ये बयान और ये दावा खुद मेयर ने किया है। टीवी टावर पर जो हमला किया गया उसमें कीव में 5 नागरिकों की मौत की खबर आ रही है। कीव टावर पर यह हमला किया गया था। देखिए सामने ये तस्वीर में साफ आपको गोल घेरे में दिखाई दे रहा है। इसमें 5 नागरिकों की मौत की खबर भी आ रही है। ये टीवी टावर है। टीवी का प्रसारण बंद हो चुका है। और इसके अलावा एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बेलारूस पर मिसाइल दाग सकता है यूक्रेन। वो बेलारूस यानी कि जो रूस का साथी है और जहां पर परमाणु हथियार तैनात करने की रूस की तरफ से खबरें आ रही थी, तो बेलारूस से हमले के बचाव में दाग सकता है मिसाइल, यानी कि बेलारूस से भी रूस हमला कर सकता है। वहां पर रूस ने यह कहा था कि हम वहां परमाणु हथियार तैनात कर देंगे। और बेलारूस में भी आपको याद होगा, बेलारूस के मिन्स्क में भी लगातार। आइए सीधे हम लिए चलते हैं राजेश पवार, हमारे संवाददाता जो कि कीव यूक्रेन की राजधानी में मौजूद हैं। 2 खबर राजेश, पहली तो ये कि टीवी टावर पर हमले में 5 नागरिकों की मौत हो गई। क्या अब नागरिक भी हमलों की चपेट में आ रहे हैं, उनकी मौत हो रही है? और दूसरा, बेलारूस पर यूक्रेन हमला कर सकता है। क्या ये इसीलिए क्योंकि रूस ने कहा था कि हम अपने परमाणु हथियार वहां पर तैनात कर सकते हैं राजेश, या कोई और वजह इसकी, कारण इसका?
देखिए, आपका जो पहला सवाल है कि टीवी टावर पर हमला किया गया, तो टीवी टावर एक स्ट्रेटेजिक टारगेट है, एक सामरिक महत्व का टारगेट है। कम्युनिकेशन सेंटर्स, आपके डैम्स, पावर प्लांट्स, वाटर सप्लाई पॉइंट्स, इनका सिविलियन यूज है, लेकिन ये सब स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं। तो जिस टारगेट पे हमला किया गया है उसको प्योरली एक सिविलियन टारगेट पे हमला कहना काफी नहीं होगा। ये एक सामरिक टारगेट है, स्ट्रेटेजिक टारगेट भी है। जहां तक दूसरा सवाल है कि यूक्रेन ने बेलारूस पर हमला कर दिया, इसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा। हमला कर सकता है राजेश, कर सकता है। संभावना बहुत कम है, क्योंकि ना तो यूक्रेन के पास इतनी शक्ति है, वो अभी एक डिफेंसिव मोड में है, वो अपनी सिटीज को बचाने में लगा हुआ है, उसका हमला करने की क्षमता बहुत लिमिटेड है। और नॉर्थ का जो इलाका है, चेर्नोबिल के आसपास का या यूक्रेन से और बेलारूस की सीमा से लगता हुआ इलाका है, वो लगभग रूसी कंट्रोल में है। तो इस हमले की कोई भी आशंका मेरी तरफ से नहीं है, कम से कम। बहुत धन्यवाद राजेश। राजेश पवार हमारे संवाददाता लगातार यूक्रेन की राजधानी कीव से हमें जानकारी दे रहे हैं। दो बड़ी खबर यहाँ पर आई है और एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सायरन आपने सुन लिया है, ये एक और बड़ी खबर। टीवी टावर पर हमले के बाद यूक्रेन युद्ध से जुड़ी अभी तक की ये सबसे बड़ी खबर। आज तक हम आपको बता रहे हैं, ज़ेलेंस्की को मारने आए दल के शूटर मारे गए। यूक्रेन ने कहा कि ज़ेलेंस्की को मारने आए थे चेचन्या फोर्स के शूटर मारे गए हैं। यूक्रेन की तरफ से बयान आया है और आपको बहुत अच्छी तरह से याद होगा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा था कि मुझे मारने के लिए कम से कम 400 कमांडोज रूस ने भेज दिए हैं, मेरी जान को खतरा है। और पहले भी ज़ेलेंस्की ने यह अंदेशा व्यक्त किया था, जाहिर किया था कि ये जो शूटर हैं ये चेचन्या विद्रोही हो सकते हैं। तो यूक्रेन युद्ध से जुड़ी अभी तक की सबसे बड़ी खबर यही है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को मारने आए शूटर को मार गिराया गया है और ये चेचन्या विद्रोही हो सकते हैं। एक रिपोर्ट हमने अभी आपको दिखाई थी कि किस तरह से युद्ध जब होता है तो उसका फायदा दूसरे देश उठाते हैं। हम फिर से थोड़ा सा नीचे ले लें, उसके बाद आपको बताएंगे कि नीचे ले लीजिए और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ये फायदा उठाया जाता है। देखिए, दुनिया में हथियारों का कितना बड़ा बाजार है। यहां देखिए आप, 4 लाख करोड़ लॉकहीड मार्टिन हथियारों का बाजार 40 लाख करोड़ के आसपास है। उसमें से 20 लाख के करीब सारा धंधा अकेला अमेरिका को मिलता है। मतलब ये हुआ कि कोई देश अपनी सुरक्षा के लिए हथियार खरीदता है तो उसे सबसे ज्यादा अमेरिका अमीर बनता है। और इसीलिए दुनिया की 5 बड़ी हथियारों की कंपनियां अमेरिका की हैं। पहले नंबर पर लॉकहीड मार्टिन है जो 4 लाख करोड़ का कारोबार करती है। दूसरे नंबर पर रोथियॉन है जो कम से कम 2,80,000 करोड़ रुपए का कारोबार करती है। सामने आप देख रहे हैं बोइंग का 2,40,000 करोड़ रुपए का कारोबार है। ये बोइंग आ गया सामने। इसके अलावा चौथे नंबर पर नॉर्थरोप ग्रुमैन है, तो 5वें नंबर पर जनरल डायनेमिक्स है। इन दोनों कंपनियों का कारोबार 2 लाख करोड़ रुपए के करीब है। मतलब ये 5 कंपनियां ही दुनिया में 12 से 13 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हर साल करती हैं और इन कंपनियों को जबरदस्त फायदा होता है और इसीलिए इन कंपनियों का अमेरिकी सत्ता पर बहुत ज्यादा असर भी है। अमेरिकी राष्ट्रपतियों पर अक्सर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि इन कंपनियों के कारण से दुनिया में युद्ध वो लोग शुरू करते हैं। और इसी मुद्दे पर एक रिसर्च ये कहती है कि साल 2006 में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के आधे से ज्यादा सदस्यों को हथियार कंपनियों की तरफ से फंडिंग मिली। 435 में से 232 सदस्यों को किसी न किसी हथियार कंपनी से फंड यानी कि पैसा मिला। बड़ी बात यह है कि रिपब्लिकन पार्टी हो या फिर डेमोक्रेट्स, सभी पर हथियार बनाने वाली कंपनियों की कृपा हमेशा अमेरिका में बरसती रही है। साल 2016 की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। 435 में से 232 सदस्यों को हथियार कंपनियों से फंड यहाँ पर मिला। तो रूस का भी हथियार इंडस्ट्री पर काफी कुछ दारोमदार है। भारत जैसे देशों के रक्षा बजट का रूस एक बहुत बड़ा हिस्सा दशकों से अपने घर ले जाता रहा है और इसीलिए रूस भले ही आज एक बड़ी शक्ति, आर्थिक शक्ति ना हो, लेकिन हथियारों के बाजार में वो अमेरिका को कड़ी टक्कर देता है। सीरिया हो या फिर यूक्रेन, इस तरह के युद्ध रूस जैसे देशों को अपने हथियारों की नुमाइश का एक बड़ा अवसर मुहैया करवाते हैं और रूस ये अक्सर करता रहता है।
तस्वीर ने सवाल खड़ा कर दिया है कि अगले कुछ दिनों में रूस क्या यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला करने वाला है, क्योंकि यूक्रेन के खार्किव शहर की तस्वीर बहुत डराने वाली है, जिसमें रूस की एक मिसाइल खार्किव गवर्नमेंट हेडक्वार्टर को आग के शोले में तब्दील कर देती है। लेकिन यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर हो रहे रूस के इन हमलों का इस्तेमाल दुनिया भर के हथियारों के बाजार में अपने शस्त्र की नुमाइश के तौर पर हो रहा है। We have a desire to see our children alive. I think it's a fair one. Yesterday, 16 children were killed. Again and again, President Putin is going to say that is some kind of operation and we are hitting a military infrastructure. Where are our children? What kind of military factories do they work at? What tanks are they going with? Or launching cruise missiles? He killed 16 people just yesterday. युद्ध अगर यूक्रेन के लिए आपदा है तो रूस और अमेरिका के लिए अपने हथियारों के विध्वंस को दिखाने का मौका। इसीलिए रूस ने यूक्रेन को घुटने पर लाने के लिए आसमान से आग बरसाना शुरू कर दिया है। रूस अपने हमले के वीडियो को सोशल मीडिया पर डालकर अपनी उस हथियार इंडस्ट्री का प्रचार कर रहा है जो उसका सबसे बड़ा धंधा है। दुनिया भर में रूस के जिस हथियार की सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो क्लस्टर बम है, जिसका इस्तेमाल करने का दावा यूक्रेन की तरफ से हो रहा है। ये देखिए, एक रिहायशी इलाके की पार्किंग है जिसमें खड़ी गाड़ियां रूस के क्लस्टर बम का निशाना बन जाती हैं। दावा है कि तस्वीर रूस की सीमा के पास के शहर खार्किव की है। दरअसल क्लस्टर बम कई बमों का गुच्छा होता है। इन बमों को फाइटर जेट्स की मदद से गिराया जाता है। एक ही क्लस्टर बम में कई बम गुच्छे के रूप में होते हैं। इनकी खास बात यह है कि दागे जाने के बाद क्लस्टर बम अपने भीतर के बमों को गिराने से पहले हवा में मीलों तक उड़ सकते हैं। ये विनाशकारी बम जिस जगह गिरते हैं वहाँ 25 से 30 मीटर के दायरे में भयानक तबाही मच सकती है। इसीलिए इस बम को दुनिया भर के सैकड़ों देशों ने बैन कर रखा है। खार्किव से आने वाली सैटेलाइट तस्वीरें बता रही हैं कि रूस ने अपने सबसे खतरनाक हथियारों को यूक्रेन भेजना शुरू कर दिया है। खार्किव शहर की तरफ बढ़ते इस रूसी सेना के काफिले के बारे में दावा है कि इसमें स्कंदर मिसाइल भी शामिल है। 9K720 स्कंदर एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जिसकी रेंज 300 से 400 किलोमीटर के बीच है। यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि रूस इस मिसाइल का इस्तेमाल 24 फरवरी को हमले की शुरुआत से ही कर रहा है। रूस BM-30 स्मर्च MBR नाम के अपने हैवी रॉकेट लॉन्चर को बढ़ चढ़कर इस्तेमाल कर रहा है, जो दुश्मन की सेना के ठिकानों को ध्वस्त करने में महारत हासिल रखते हैं। रूस के इस हैवी रॉकेट लॉन्चर में 12 रॉकेट होते हैं। हर रॉकेट का वजन 800 किलोग्राम होता है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले ये रॉकेट सिर्फ 38 सेकंड में चारों दिशाओं में तबाही मचा सकते हैं, जिनकी मारक क्षमता 20 से 120 किलोमीटर के बीच है। यूक्रेन से पहले सीरिया रूस के हथियारों का टेस्टिंग ग्राउंड बन चुका है। क्लस्टर बम से लेकर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, रूस के हर नए अस्त्र की कामयाबी हथियारों के बाजार में उसका कद ऊंचा करती रही है। उसके हथियारों को लेकर दुनिया उत्सुकता पैदा करती है। इसीलिए आने वाले दिनों में रूस यूक्रेन को झुकाने के लिए अपने सबसे बड़े हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, जिसे देखना दुनिया के लिए बहुत खौफनाक पल होगा। यूक्रेन के कीव से गौरव सावंत, आज तक। और ये सायरन बजा, इसका मतलब एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। और बड़ी खबर ये है कि नेटो ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है। ये बैठक शुक्रवार को होगी और इसका मतलब ये हुआ कि क्या नेटो अगर इमरजेंसी बैठक बुला रहा है यूक्रेन को लेकर, तो क्या नेटो की तरफ से अब यहाँ कोई कार्रवाई की जाएगी। नेटो देशों के विदेश मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे और ये तय करेंगे कि रूस के विरुद्ध उन्हें क्या करना है। क्या यूक्रेन का साथ देने के लिए सिर्फ आर्थिक मदद या हथियार भेज देना काफी है, या नेटो देश कुछ युद्ध में उतरेंगे रूस के विरुद्ध और यूक्रेन का साथ देते हुए, यह इमरजेंसी बैठक में पता चलेगा। आज तक युद्धग्रस्त इलाके से यानी कि यूक्रेन की राजधानी कीव से पल पल की खबर जान जोखिम में डालकर हमारे संवाददाता पहुंचा रहे हैं आप तक।
बहुत छोटे से ब्रेक के बाद इसी खबर पर लगातार आज तक बना हुआ है। देखते रहिए आज तक।